Assalamu alaikum. Hello and welcome. Today my topic is one way ANOVA analysis of variance. You know, this is one of the very important topic of quantitative research. Many students think this is very difficult topic, but today I'm gonna to make it easier for you. So let's start. What is one way ANOVA? वन वे अनोवा क्या होता है? याद रखें, वन वे अनोवा एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट है जिसमें हम मीन को कंपेयर करते हैं। अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर हमारे पास जो ग्रुप होता है वो थ्री और मोर ग्रुप होते हैं, यानी तीन होंगे या तीन से ज़्यादा। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि वन वे अनोवा का अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो पहचान नहीं पाते। तो याद रखें कि इसमें हमारे पास जो कैटेगोरिकल वेरिएबल होगा वो तीन या तीन से ज़्यादा के ग्रुप होंगे। तो आप समझ लीजिएगा कि ये वन वे अनोवा है। इसमें बेसिकली हमारे पास जो तीन या तीन से ज़्यादा ग्रुप होते हैं इनके मीन्स को हम कंपेयर करते हैं, इसलिए कि हमें मालूम हो कि इनमें कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंट है। ठीक है, अगर इनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस हो तो फिर वो हम यहाँ डिस्क्राइब करते हैं। याद रखें कि यहाँ पर हमारे पास जो चार्ट होता है, जो टेबल होता है वो होता है एफ वैल्यू टेबल, क्योंकि एक आई स्क्वायर का अलग टेबल है, टी टेस्ट का अलग है। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास एफ वैल्यू का एक और टेबल होता है जिसमें हम क्रिटिकल वैल्यू को तलाश करते हैं। याद रखें, इसमें हम दो टर्म इस्तेमाल करेंगे, बिटवीन द ग्रुप और विद इन द ग्रुप, जो आगे हम इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे। याद रखें, हमने लास्ट टेस्ट के अंदर टी टेस्ट पढ़ा था और उसमें टू इंडिपेंडेंट सैंपल पढ़े थे, मगर यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर थ्री और मोर ग्रुप्स की बात हो रही है। दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। ये टी टेस्ट सैंपल ही की एक एक्सटेंशन है। कौन से वेरिएबल इस्तेमाल होंगे? याद रखें, इसमें एक कंटिन्यूस डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक कैटेगोरिकल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अब कैटेगोरिकल वेरिएबल क्या हो सकता है? मिसाल के तौर पर एज हो सकती है, इसके तीन लेवल, यानी चाइल्ड हो सकता है, एडल्ट हो सकता है, ओल्ड हो सकता है। एजुकेशन एक कैटेगोरिकल वेरिएबल जिसमें इंटर है, ग्रेजुएट है, मास्टर है। तो याद रखें, थ्री और मोर लेवल्स होंगे इसके अंदर जो कैटेगोरिकल वेरिएबल होंगे, और इसमें हम कंटिन्यूस इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे जो इसका इम्पैक्ट है, असर है, वो हम देखते हैं, और इसमें डेफिनेटली हम मीन को कंपेयर करते हैं। वन वे अनोवा का मकसद क्या है? इसको बार बार मैं लफ्ज जिक्र कर रहा हूं कि थ्री और मोर ग्रुप के मीन के डिफरेंस को हम यहाँ पर चेक करते हैं। ठीक है, विद इन द ग्रुप और अमंग द ग्रुप। असम्पशन, ये 4 असम्पशन है जो बहुत ज़रूरी हैं वन वे अनोवा टेस्ट को अप्लाई करने के लिए। नंबर 1, इंडिपेंडेंसी। देखिए, हमारे पास तीन ग्रुप हैं, मिसाल के तौर पे एजुकेशन को ले लें तो ये कैटेगोरिकल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है कि भाई इंटर, ग्रेजुएट, मास्टर। अब इन तीनों एजुकेशन ग्रुप के जो मेंबर हैं इनका एक दूसरे पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, ये अलग होने चाहिए, इंडिपेंडेंस होने चाहिए। ठीक है, इंडिपेंडेंट। नॉर्मेलिटी, हमारी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होनी चाहिए। होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस, इसके तमाम ग्रुप के अंदर जो हमारी एजुकेशन की जो वेरिएंस है वो इक्वली स्प्रेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये अलग चीज़ है और वो एजुकेशन से रिलेटेड ना हो। रैंडम सैम्पलिंग, डेफिनेटली इसमें जो है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल होता है और प्रोबेबिलिटी सैंपल होता है। तो हमने रैंडम सैम्पलिंग लेना है ताकि हर पॉपुलेशन के सैंपल का इक्वली चांस हो सिलेक्शन का। तो ये रैंडम सैम्पलिंग होनी चाहिए। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल देखें, बहुत सारे एग्जाम्पल है, इनमें से एक एग्जाम्पल देखें कि टाइप ऑफ स्कूल, ये कैटेगोरिकल वेरिएबल है, बहुत सारे होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, चार्टर्ड। चार्टर्ड मिसाल के तौर पर जो डोनेशन वगैरह के जरिए भी हमारे यहाँ चलते हैं। तो उसका इसका इम्पैक्ट क्या है? अब ये कंटिन्यूस वेरिएबल है,
एकेडमिक अचीवमेंट। अब अचीवमेंट स्कोर से होती है, सीजीपीए से होती है, नंबर से होती है, तो इसका इम्पैक्ट देखना है। अब देखें स्कूल की 3 टाइप हमारे पास है, पब्लिक, प्राइवेट और चार्टर। तो हमने क्या देखना है, रिसर्च क्वेश्चन, इस ईयर a significant difference in academic achievement CGPA among students attendance public, private and charter school। तो अब डेफिनेटली 3 कैटेगोरिकल वेरिएबल के ग्रुप आ गए और एक हमारे पास है, हम इनका क्या देख रहे हैं, इम्पैक्ट देख रहे हैं। तो हम वन वे अनोवा यूज करेंगे टेस्ट। दूसरे एग्जांपल में टीचिंग मेथड का सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट परफॉर्मेंस में, और परफॉर्मेंस फिर स्कोर में आता है। अब टीचिंग मेथड बहुत सारे होते हैं, ABC ट्रेडिशनल मेथड होता है, और कम्युनिकेटिव मेथड कर लें, ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें, ब्लेंडेड टीचिंग मेथड्स भी आते हैं। तो अब इसमें हम जो है क्या देख रहे हैं, सिग्निफिकेंट डिफरेंस देख रहे हैं स्कोर का स्टूडेंट का, अगर वो 3 डिफरेंट टीचिंग मेथड यूज कर रहे हैं तो वन वे अनोवा यहाँ यूज होगा। थर्ड एग्जांपल देखिए, इफ देयर आर सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लेवल अमंग डिफरेंट ग्रेड लेवल। अब एक तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का स्कोर हमने देखना था, ठीक है, ये है हमारा क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस वेरिएबल, क्योंकि स्कोर की बात हो रही है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्कोर। अब लेवल कौन से, हमारे स्कूल की क्लासेस कहा जाता है, ग्रेड कहा जाता है कि भाई 4, 6, 8, ये 3 लेवल्स हमारे कैटेगोरिकल वेरिएबल की आ गए। अब इसका हम इम्पैक्ट देख रहे हैं, तो ये वन वे अनोवा टेस्ट यूज होगा। आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पेश कर रहा हूँ और इस पर हम वन वे अनोवा टेस्ट अप्लाई करेंगे और देखेंगे किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। टॉपिक क्या है हमारा, क्वेश्चन देखें, डज द टीचिंग मेथड सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट स्टूडेंट परफॉर्मेंस। अब हमने क्या देखना है, इम्पैक्ट देखना है टीचिंग मेथड। अब मेथड बहुत सारे हो सकते हैं हमारे पास, ट्रेडिशनल लेक्चर मेथड है, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज हैं और ऑनलाइन मॉड्यूल्स हैं। अब ये 3 टाइप्स आ गई, 3 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। और अब इसका इम्पैक्ट किस पे देख रहे हैं, स्टूडेंट परफॉर्मेंस, यानी परफॉर्मेंस कैसे, टेस्ट स्कोर हो सकता है, ठीक है, नंबर्स हो सकते हैं। रिसर्च क्वेश्चन, इज देयर अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन टेस्ट स्कोर्स अमंग स्टूडेंट्स taught using 3 different teaching method like ट्रेडिशनल लेक्चर, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, ऑनलाइन मॉड्यूल्स। हाइपोथेसिस, ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है, द मीन्स ऑफ टेस्ट स्कोर्स आर इक्वल अक्रॉस द 3 टीचिंग मेथड्स। और नल हाइपोथेसिस, द मीन्स ऑफ टेस्ट स्कोर्स आर नॉट इक्वल अक्रॉस द 3 टीचिंग मेथड्स। वर्डिंग चेंज कर सकते हैं, यानी जो हमारा नल हाइपोथेसिस कह रहा है कि जो टेस्ट स्कोर है ये इक्वल नहीं है होता डिफरेंट टीचिंग मेथड को अप्लाई करने से। तो आप आइए इसको टेस्ट करते हैं। ये हमारा स्टेप 1 है, अब हम इसको अप्लाई करने जा रहे हैं। अब टेस्ट स्कोर 3 डिफरेंट टीचिंग मेथड पर देखते हैं कि किस तरीके से टीचिंग मेथड का स्कोर पर इम्पैक्ट पड़ता है। null hypothesis, the mean of test score equal across 3 teaching method. null hypothesis, the means of test scores are not equal across 3 teaching methods. अब सबसे पहले हमने क्या करना है, टेबल बनाना है। देखिए 3 कैटेगोरिकल वेरिएबल यहाँ हमारे पास मौजूद है, इनमें एक ट्रेडिशनल लेक्चर मेथड है, एक हैंड्स ऑन एक्टिविटीज है और ऑनलाइन मॉड्यूल्स हैं। अब हमने 15 सैंपल साइज ले लिए हैं और डेफिनेटली जब हम स्कोरिंग करते हैं तो हमारे पास 100 मार्क्स यूजुअली होते हैं। तो हमने अजम्पशन बेस यहाँ पर मार्क्स डाल दिए हैं, मगर एक्चुअल जब आप रिसर्च करेंगे तो एक्चुअल मार्क्स वहाँ पर डालेंगे। अब मैंने ट्रेडिशनल मेथड के 5 ग्रुप्स मेंबर बनाकर यहाँ पर मार्क्स डालें हैंड्स ऑन एक्टिविटी और ऑनलाइन के अंदर। देख लीजिए कि यहाँ पर हमने इस तरीके से इस पे काम किया। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन तीनों ग्रुप की एवरेज निकालेंगे। अब एवरेज निकालने का तरीका आपको पता है कि ग्रुप के अंदर जितने भी हमारे पास नंबर होते हैं सबसे पहले इसको हम टोटल करेंगे और जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है मेंबर हैं उससे इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये 5 है हमारे पास, तो हमने इसको क्या किया, इससे डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास मीन वैल्यू आ गई। हमने इसको M1 यानी मीन वैल्यू 1 कह दिया। इसके अलावा दूसरे ग्रुप के भी तमाम नंबर्स को हमने टोटल किया, 401 आ गया, और जो कि इसमें भी ऑब्जर्वेशन और मेंबर 5 थे तो डिवाइड बाई 5, तो ये
दूसरी मीन वैल्यू आ गई। इसी तरीके से थर्ड की भी मीन वैल्यू हमने टोटल डिवाइड बाई 5 के जरिए निकाल दी। अब ग्रैंड एवरेज निकालनी है। अब जितनी मीन 1, मीन 2 और मीन 3 निकली थी, इन सबको प्लस किया। अब देखें, जब भी एवरेज निकालते हैं तो हम देखते हैं कि टोटल करने के बाद जो उसमें मेंबर्स होते हैं, ऑब्जर्वेशन होती है, उससे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ 3 था तो हमने 3 से डिवाइड किया तो 84.2 वैल्यू आ गई। ये जस्ट स्टार्टर था, असल क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा। देखिए यहाँ पर हमने मीन 1, मीन 2 और मीन 3 की वैल्यू निकाल दी थी, ये इंपॉर्टेंट है। अब करना क्या है कि हमने सम ऑफ स्क्वायर निकालना है। अब मैंने किस तरह याद किया है इसको, देखें दो चीजें यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखें, ग्रैंड एवरेज निकाली थी हमने, ग्रैंड एवरेज क्या निकाली थी आपको याद होगी, ये देखें, ये ग्रैंड एवरेज 84.2, इसको याद कर लें, ठीक है। उसके बाद ये मीन 1, मीन 2, मीन 3 मैंने वहां पर भी कॉपी कर लिया है। तो हमने क्या करना है कि जितनी मीन 1, मीन 2, मीन 3 है, उससे ग्रैंड एवरेज को माइनस करना है, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है, देखिए हर ग्रुप के अंदर जो हमारी ऑब्जर्वेशन थी, जो मेंबर्स थे, वो 5 थे 3 ग्रुप के अंदर। तो ये N1, N2, N3 यही मुराद है यहाँ पर। तो हमने बाहर जो है नंबर ऑब्जर्वेशन ये मेंबर लिख दिए, ब्रैकेट के अंदर हमने ग्रैंड जो हमारा मीन वैल्यू थी उसको माइनस करेंगे ग्रैंड एवरेज से, और बाद में 2 के होल स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सब की वैल्यू को प्लस करते चले जाएंगे। बार बार इसकी प्रैक्टिस करने से, बार बार गौर करने से ये याद हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले हमने क्या किया, इसको ले लेते हैं कि 84.2 है, इसको हमने क्या किया, 80.2 से माइनस कर लिया, जो वैल्यू आ गई उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। और फिर 5 से भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 80 आ जाएगी। इस तरीके से तीनों की वैल्यू हमने निकाली तो 0, 80 प्लस 80 और आखिर में 160 की वैल्यू आ गई। अच्छा, नीचे मैं सोच रहा था कि ये वैल्यू ऊपर कर लेता ताकि आपको याद होता, मगर बहरहाल मैंने इसको अलग लिख दिया है। देखें, सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन सैंपल, इसको SSC या SSB भी कहा जाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब करना क्या है, जो वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आई है 160 SSC की वैल्यू आई थी। अब इसको जो हमारे पास कैटेगोरिकल वेरिएबल के मेंबर थे, 3 थे, 3 ग्रुप थे, उनमें से 1 को सिंपल माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा और 2 से डिवाइड करेंगे तो 80 आ जाएगा। अभी हमारे पास स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर यानी मीन सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन सैंपल MSC आ गया। याद रखें ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आगे काम आने वाली है MSC की वैल्यू। उसके बाद जो हमारा एक और मरहला है उसमें हमने क्या करना है कि जितने भी हमारे ग्रुप के मेंबर थे X1, X2, X3 हमने तीनों को लिख लेना है। और एक और हमने यहाँ पर टेबल बनाएंगे, एक कॉलम के अंदर हमने क्या किया है कि जो हमारे एक्चुअल मेंबर थे, आपको याद होगा ऊपर, अगर मैं दोबारा जाऊँ वहाँ पर, ये देखें, ये हमारे जो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन या मेंबर थे, हमने क्या किया, इनको लिखा। लिखने के बाद कॉलम में हमने इसको माइनस करेंगे मीन की वैल्यू। अब मीन की वैल्यू क्या है आपको दिखाई थी, ये देखें, ये मीन 1 की 84.2, 80.2, ये तीन वैल्यू इससे माइनस करेंगे, यानी इनकी वैल्यू को इसके मीन से माइनस करेंगे। ये देखें, हमने जो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन थी उसको इनके M1 यानी मीन 1 से माइनस किया और मल्टीप्लाई उसी वैल्यू से, जो वैल्यू है जैसे 0.64 इसी से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा 2 का होल स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से हमने जो मीन था इन सबको एक एक करके उसी मीन से माइनस किया और हर एक को उसी सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करके होल स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी। इसी तरीके से हमने यहाँ पर भी किया, ठीक है, और सबकी वैल्यू निकाल ली। अब हम क्या करेंगे कि जो वैल्यू आई सबको टोटल कर दें और इसकी एवरेज निकालेंगे। देखें 105, ये इन सबको हमने प्लस किया और इसकी हमने वैल्यू निकाल ली। वहाँ बिटवीन था, अब यह विद इन इस सैंपल हमारे पास आ गया। यहाँ पर हमने क्या करना है, आपको याद होगा कि हमारे पास हर ग्रुप में जो मेंबर्स हैं टोटल कितने हैं, 15, और ग्रुप कितने हैं, 3 हैं। तो
15 में से 3 माइनस किया तो 12 हमारे पास आ गया। तो ये जो वैल्यू हमारे पास SSC की आई थी, इसको हमने डिवाइड कर दिया, यानी 192.6 को 12 से डिवाइड किया तो 16.05। अब MSE की जो वैल्यू या MSW कह लें कि मीन सम ऑफ स्क्वायर विद इन सैंपल, जो वैल्यू आई है, तो ऊपर आई थी हमारे पास MSC और MSE। ये दो वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमने पहली वैल्यू MSC को MSE से डिवाइड किया तो हमारे पास सब वैल्यू आई 4.984। ये है हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू। अब हमने टेबल वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे टेबल वैल्यू? याद रखें कि स्टैंडर्ड डेविएशन हमने निकालना है। हमारे पास कैटेगोरिकल जो वेरिएबल के ग्रुप थे वो 3 थे, उनमें से जस्ट 1 माइनस करें तो 2 आ जाएगा। और अब हमारे पास जो टोटल मेंबर 15 थे, 15 में से हमने जो हमारे पास थे कि n माइनस के, जो हमारे पास 3 ग्रुप थे उनमें से इसको माइनस कर दिया तो 12 आ गया। ठीक है, तो अब 2 और 12 है। अब हमारे पास F टेबल है। स्टैंडर्ड डेविएशन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट हमारे पास 5 अंडरस्टूड है। ठीक है, 0.05 भी इसको कहते हैं। ये टेबल है हमारे पास। F टेबल आपको पेपर में भी दिया जा सकता है, अपने साथ में भी ले जा सकते हैं आप। देखिए इसमें 2 हमने देखा और 12 वैल्यू थी तो 3.89। दोबारा देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन हमने ये निकाला था, ये देखें 2 आई थी वैल्यू और 12 थी। अब हम टेबल में कैसे देख रहे थे इसको, ये देखिए 2 और 12 ये वैल्यू आ गई। तो अब क्या पता चला, रूल क्या है? If the calculated F value is greater than the critical value, we reject the null hypothesis, otherwise we fail to reject the null hypothesis। अगर टेबल वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट है, हर वीडियो में मैं ये बात कहता हूँ कि टेबल वैल्यू इंपॉर्टेंट है। अगर टेबल वैल्यू से कैलकुलेटेड वैल्यू बढ़ जाती है तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है, और अगर कम हो तो भी रिजेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है, 4.984, और टेबल वैल्यू क्या थी 3.89। इट मीन्स कैलकुलेटेड वैल्यू बढ़ चुकी है टेबल वैल्यू से, और अब हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। तो डिसीजन क्या है, कंक्लूजन क्या है? सिंस द कैलकुलेटेड एफ वैल्यू 4.984 is greater than the critical value 3.89, we reject the null hypothesis. This suggests that there is significant difference in test scores among students taught using the 3 different teaching method। मतलब क्या हुआ कि हमारा null hypothesis रिजेक्ट हो गया। वो क्या था null hypothesis जो रिजेक्ट हुआ था? वो ये था कि the mean test score are not equal across the 3 teaching method। यानी जो टीचिंग मेथड है इनका कोई भी इन्फ्लुएंस या मीन डिफरेंस नहीं है टेस्ट स्कोर पर। ये रिजेक्ट हो गया, तो अब ऑल्टरनेट एक्सेप्ट हो गया, यानी मीन डिफरेंस क्या बना कि 3 टीचिंग मेथड का एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है हमारे टेस्ट स्कोर पर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 3 टीचिंग मेथड है उनका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है बच्चों की परफॉर्मेंस और स्कोर पर। If you like this video, thanks, like and subscribe to other students.